दोस्तों एसबीआई की डेली वीडियो सीरीज के अंदर आई हूं कुष्टावरा, वेलकम यू वंस अगेन। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वैसे तो ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट हाँ ओवरऑल ग्रामर को देखें, सबको मिला के, सारे टॉपिक्स को मिला के कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर हमेशा ही पूछता है। वो क्वेश्चन होता है स्पॉट द एरर का। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनकी जो रीडिंग स्किल्स है ना, रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर बैंकिंग एग्जाम्स के स्पेशली बात करें तो वो लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंपॉर्टेंस देते हैं कि उनको लगता है कि हमारी रीडिंग अच्छी है, डेली बेसिस पे वो कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनकी वोकैब भी ठीक होती है, तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टास्क को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक टास्क होती है जैसे कि क्लोज टेस्ट, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी और क्लोज टेस्ट भी, या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। बट जब प्योर ग्रामर के क्वेश्चंस की बात आती है तो अक्सर कुछ स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं। उसका रीजंस 2 या 3 हो सकते हैं। पहला रीजन कि शायद ग्रामर पे उनकी प्रोफिशिएंसी है ही नहीं। दूसरा रीजन, उन्होंने ग्रामर को इंपॉर्टेंस नहीं दी इसलिए प्रोफिशिएंसी नहीं है। तीसरा कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, 1 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट्स, किसी न किसी में या मल्टीपल पार्ट्स में हमें कुछ फिशी दिखता है, इस वजह से हम आंसर नहीं लगाते और कई बार नो एरर होती है तो अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये 3 कारणों की वजह से स्टूडेंट जो है ग्रामर के क्वेश्चंस को छोड़ देता है। ठीक है, स्पॉट द एरर्स के साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन नाम से भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर डेफिनेटली करवाऊंगा। फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे और डिटेल के अंदर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने है, बैंक्स इन इंडिया कैन नॉट ओपन एटीएम्स एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा। एडवाइस ये है कि जब भी आप स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन करते हो ना, आप सिर्फ ये मत सोचा करो कि मुझे तो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। आई डोंट केयर व्हाट द मीनिंग दैट सेंटेंस कैरीज। ठीक है, उसकी परवाह किए बिना कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है मुझे देखना नहीं है। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ना नहीं है, पार्ट्स को पढ़ना है। ये पॉसिबल जल्दी नहीं हो पाएगा और इसमें आप सक्सेस कम देखेंगे। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि सेंटेंस को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड अच्छे से पढ़िए, सेंटेंस का मीनिंग समझिए, फिर उसमें एरर स्पॉट करने की कोशिश कीजिए। और इस पूरे प्रोसेस में शायद आपको 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे। राइट, अब दोस्तों बैंक्स इन इंडिया में तो कोई एरर लग नहीं रहा आपको। कैन नॉट ओपन एटीएम्स, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, ये कहना ये चाहता था कि आरबीआई से अप्रूवल लिए बिना ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज की गई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम या इसके बिना। ठीक है, अब वो कहना ये चाहते थे कि इसके बिना उसके परमिशन लिए ऐसा नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है कि इसके अलावा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, जबकि हम कहना चाहते हैं इसके बिना ऐसा नहीं हो सकता, उससे परमिशन लिए बिना वो अप्रूवल नहीं दे सकते, वो या वो ऑब्टेन नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। तो ऑब्टेन करना अप्रूवल आरबीआई से, इसके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन की मिस्टेक थी दोस्तों, आपको प्रेपोजिशन चेंज करनी थी। एक्सेप्ट की जगह आप लगाएंगे अगर विदाउट, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक साउंड करेगा, विच मीन्स प्रेपोजिशन नीडेड टू बी चेंज्ड। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से प्रेपोजिशन इस पूरे क्वेश्चन के अंदर चेंज करके बाकी सारा सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक था, ग्रामेटिकली कोई करेक्शन और नहीं थी। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आया और किस टॉपिक में से मेजरली वो एरर निकाली गई। सो अगला क्वेश्चन है, टुडे द सक्सेस ऑफ कंपनीज डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड एफिशिएंट मैनेजिंग स्टाफ। तो बात हुई आज जो कंपनीज की सक्सेस है, ठीक है, वो डिपेंड किस चीज पे करती है। दोस्तों हर एक चीज को चाहिए। आप लोगों ने ग्रामर में अगर बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक टॉपिक है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अगर हम स्पोर्टिंग एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक है, मॉडल वर्ब्स में काफी मिस्टेक आती है, कंजंक्शन प्रेपोजिशन इनमें काफी मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन आपने देखा उसमें प्रेपोजिशन से मिस्टेक थी। सो ये कहते हैं कि जो कंपनीज की सक्सेस है, बात तो किसकी हो रही है, सक्सेस की, इस वजह से हम लोगों ने वर्ब सक्सेस के हिसाब से क्या लगाई, सिंगुलर, जो बिल्कुल ठीक है। डिपेंड्स, डिपेंड्स के साथ दोस्तों ओन भी आ सकता है, अपॉन भी आ सकता है, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है यहां तक। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, एंड एफिशिएंट मैनेजिंग स्टाफ। और देखिए
यहाँ पे बीच में कंजंक्शन लगी हुई है एंड, जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी है उनको पढ़ने में कुछ फिशी लगेगा, बट आई डोंट नो उनको एक्चुअल आंसर पता है कि नहीं, राइट। दोस्तों जब हम बात करते हैं कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन का काम क्या होता है, किन्हीं भी दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर देना, ठीक है। वो दो वर्ड्स हो सकते हैं, वो दो लेटर्स हो सकती हैं, वो दो क्लॉजेस हो सकते हैं, वो दो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, या फिर वो दो फ्रेजेस हो सकते हैं, ठीक है। अब जब बात होती है एक जैसे ही वो नेचर के होने चाहिए, विच मीन्स एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में बात होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां देखिए आप, एंड से पहले क्या लिखा था, द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, बात हुई थी एक नाउन की, ठीक है, क्वालिटी की। लेकिन हम एंड के बाद देखिए एफिशिएंट मैनेजिंग स्टाफ, यहां पे जो लगाया गया, यहां पे लगाया गया एक एडजेक्टिव लगाया गया, तो ये क्वालिटी नाउन और साथ में इस नाउन को कनेक्ट करना चाहिए था। एक नाउन के साथ साइमल्टेनियसली वो एंड लगा के एक एडजेक्टिव को कनेक्ट तो नहीं कर सकती कंजंक्शन, सेम नेचर की होनी चाहिए चीजें, राइट। दोस्तों यहाँ पे आपको नाउन क्लोज बनाना पड़ेगा एंड के बाद भी, जैसे पहले था द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजिंग स्टाफ, मैनेजिंग स्टाफ की एफिशिएंसी और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, इन दो चीजों पर डिपेंड करती है उनकी कामयाबी। तो यहां पे हमने द एफिशिएंसी लगाया, तो नाउन क्लोज द एफिशिएंसी एंड द क्वालिटी क्या हुआ, कनेक्ट हो गए, तो ये आपका ठीक आंसर था। पार्ट डी इसमें गलत था, एफिशिएंट की जगह आपको लगाना था द एफिशिएंसी ऑफ। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। रीडिंग आपकी अच्छी है, डेफिनेटली आपको कुछ फिशी लगा होगा। अगर आप ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट पे बात करें तो कंजंक्शन का कुछ यही रूल होता है कि आप सेम नेचर की चीजों को ही कनेक्ट कर सकते हैं। मींस आप एडजेक्टिव के साथ बाद में एंड लगा के एडजेक्टिव ही ऐड कीजिए, एडवर्ब के साथ एंड लगा के एडवर्ब को ही ऐड करें, ठीक है। ये चीजों का आपको ख्याल रखना है खास करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक हैज मैनेज्ड टू अचीव हिज सेल्स टारगेट्स फॉर द क्वार्टर वेरी इजिली देन वी एक्सपेक्टेड। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ कि अशोक ने किसी तरह से अपने जो सेल्स के टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए हैं इस क्वार्टर के लिए बहुत आसानी से, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना हमने सोचा था, एंटिसिपेट किया था, उससे भी ज्यादा आसानी से उसने कर लिया ऐसा, राइट। अब सारे सेंटेंस को फिर से एक एक करके पढ़ते हैं। अशोक के साथ हैज ही आना चाहिए, सिंगुलर के साथ हैज आ गया, हैव आ गया या हैड आ गया, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है तो ये भी ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अपने सेल्स के जो टारगेट्स थे वो अचीव कर लिए, ठीक है। किस चीज के लिए, फॉर द क्वार्टर के लिए। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है देन वी एक्सपेक्टेड। एक बात मैं हमेशा कहता हूं क्लासेस में कि जब भी आपके सेंटेंस में देन आ रहा है, दैट सिंपली मींस कि वहां पे हो रहा है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका, कंपैरिजन बिटवीन टू। और जब कंपैरिजन दो में होता है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि एडजेक्टिव की जैसे कुछ डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज होती हैं। पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, ठीक है, जो विदाउट कंपैरिजन आप सेंटेंस बनाना चाहें। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है कंपैरेटिव, जब आप दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं। फिर आती है सुपरलेटिव, जब आप दो से ज्यादा लोगों को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब दो लोगों की बात होती है कंपैरिजन की तभी देन लगता है, और वहां पे डिग्री क्या आनी चाहिए दोस्तों, कंपैरेटिव आनी चाहिए, विच सिंपली मीन्स कि यहाँ पे इजिली की कंपैरेटिव डिग्री हमें लगानी थी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो वर्ड इजिली है ये तो एक एडवर्ब है, तो मेरी बात एक और ध्यान में रखिए, वो चाहे एडजेक्टिव हो वो चाहे एडवर्ब हो, दोनों की ही डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, दोनों को ही आपको कन्वर्ट करना है देन को देखते हुए। तो फिर उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि अगर वर्ड मेरे पास एडवर्ब है इजिली, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, आगे आपको मोर लगाना है, मोर इजिली, और सुपरलेटिव क्या होगी, मोस्ट इजिली, ठीक है। क्योंकि एडजेक्टिव हमारे पास होता है इजी, इजी की कंपैरेटिव क्या बनती है, इजियर, और सुपरलेटिव क्या बनती है, इजीएस्ट। बट मुझे यहाँ पे एक्चुअली एडजेक्टिव नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि उसने अचीव किए आसानी से, तो ये वर्ब है, इसको डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ चाहिए तो एडवर्ब ही, ठीक है। और अब ये एडवर्ब आई है तो इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि देन लगा के एक कंपैरिजन भी हुआ। किस चीज से कंपैरिजन हुआ, हमारी उम्मीदों से, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो दोस्तों इजिली का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर में, मोर इजिली। बट इसमें एक और एरर भी थी, ठीक है। सिर्फ इस वर्ड को चेंज करने के साथ साथ इसी पार्ट के अंदर एक और मिस्टेक थी, वो मिस्टेक थी वेरी की। एक चीज बताने वाला हूं, प्लीज ध्यान रखना। जब भी आप देखो ये वर्ड वेरी और जो मच होते हैं, जब भी आप इनको किसी एडजेक्टिव
या किसी एडवर्ब के पहले लगाते हैं तो ये एडवर्ब का ही काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखें तो एडजेक्टिव जो होते हैं उनके आगे डिफाइन करने के लिए एडवर्ब लगाई जाती है, और एक एडवर्ब को भी डिफाइन कौन करती है? एडवर्ब ही करती है। एडवर्ब के भी 3 मल्टीपल काम होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? बहुत। अब मान लीजिए एक वर्ड है, मैं किसी को कहता हूं कि वो स्मार्ट है, अब मुझे कहना है कि वो बहुत स्मार्ट है, तो मैं कहूंगा वेरी स्मार्ट। फिर मैं इस ए पर्सन को बी पर्सन से कंपेयर करता हूं, और कंपेयर करने के बाद कहता हूं मैं कि वो तो ज्यादा स्मार्ट है, मतलब ही स्मार्टर, ठीक है। स्मार्टर देन लगा के आप कंपेरिजन करेंगे। लेकिन मुझे कहना है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। कंपैरिजन भी कर लिया और साथ में कह दिया बहुत ज्यादा स्मार्ट है, डिग्री भी बढ़ा दी, तो मैं यहां यूज करूंगा मच। तो यहां से आप क्या समझे कि जब डिग्री कंपैरेटिव होती है उसके पहले आपको उसकी डिग्री और बढ़ानी हो, ठीक है, तो आप वर्ड मच को यूज कीजिए। जब डिग्री आपकी एडजेक्टिव की, एडवर्ब की पॉजिटिव होती है तो उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? वर्ड वेरी को यूज करते हैं। अब यहां देखिए इजिली क्या थी? डिग्री पॉजिटिव थी, इजिली के हिसाब से तो वेरी बिल्कुल ठीक था, बट अब हमने इसका कर दिया मोर इजिली, तो वेरी की जगह क्या होना चाहिए फिर? अब मच। मैं आसान कर दूं आपके लिए थोड़ा, आप अक्सर ही सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल वर्ड से डिस्कस करें तो हम यही कहते हैं वेरी गुड एंड मच बेटर। तो ऐसा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि बेटर होती है कंपैरेटिव डिग्री, उसके आगे मच आ गया, और गुड होती है डिग्री पॉजिटिव, उसके आगे हम वेरी को यूज करते हैं, ठीक है। यही इसका रीजन है। तो आपका आंसर हो जाएगा मच मोर इजीली, ठीक है, बहुत ज्यादा आसानी से, जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था। आई होप आपको समझ आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का भी डाउट हो, कोई और डिटेल में चीजें आपको समझनी हो, यू कैन आस्क मी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? he did not grant their request for a loan although it would displease his boss, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोस्तों पूरे सेंटेंस को मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एक पर्सन है ही, ठीक है, इसने ग्रांट नहीं की देयर रिक्वेस्ट, मतलब कुछ लोग इसके पास आए होंगे रिक्वेस्ट लेके, ठीक है। इस बंदे ने इनकी रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं किया। अब रिक्वेस्ट क्या थी? फॉर अ लोन, लोन के लिए थी। हालांकि ऑल्दो इट वुड डिसप्लीज हिज बॉस, हालांकि ये चीज उसके बॉस को क्या है? डिसप्लीज करेगी, नाखुश करेगी। पहली बात तो ये जो वर्ड हिज लगाया गया, ठीक है, इसमें अगर आप मिस्टेक ढूंढ रहे हैं और आप कहते हैं कि देर आ जाएगा, तो मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीज बताता हूं। पहली बात तो हमें इस सेंटेंस में ये क्लैरिटी नहीं मिल रही, इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है ये वाली चीजों की, ये वाली क्लैरिटी नहीं मिल रही कि नाखुश किसका बॉस होगा, ठीक है। इस बंदे का बॉस ही नाखुश होगा, या हम हिज की जगह देर लगा दें कि इसके रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करने पे जो ये बंदे थे रिक्वेस्ट लेके आए थे, इनका बॉस नाखुश या डिसप्लीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ हिज लगाऊं तब भी सेंटेंस ठीक है, देर लगाऊं तब भी सेंटेंस ठीक है। हिज लगाता हूं तो इसके बंदे की बॉस की बात हो रही है, और देर लगाता हूं तो इनकी बात हो रही है, मतलब हिज में कोई मिस्टेक नहीं है अगर आप सोच रहे थे तो, ठीक है। तो ही डिड नॉट ग्रांट देयर रिक्वेस्ट, उसने उनकी ग्रांट नहीं करी रिक्वेस्ट, मतलब अप्रूवल नहीं दिया जो कि लोन के लिए थी, ठीक है। हालांकि मतलब ये जानते हुए भी, हालांकि इट वुड डिसप्लीज हिज बॉस, ये चीज उसके बॉस को नाखुश करेगी। अब कई बच्चों का शायद क्वेश्चन ये हो सकता है कि वुड की जगह अगर विल लगाएं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि डिड नॉट ग्रांट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सेंटेंस आपका पास्ट में है, तो विल का भी पास्ट आपको वुड ही लगाना था। तो पूरा सेंटेंस चेक करने के बाद वी कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज नो पर्टिकुलर एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। देयर वाज नो एरर, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एट प्रेजेंट ऑयल कंपनीज आर मेकिंग अ लॉस ऑफ ₹5 कि जो प्रेजेंट टाइम पे जो ऑयल कंपनी से जितनी भी, ठीक है, वो लॉस झेल रही है, आर मेकिंग अ लॉस, या ऐसा कह लो उनसे लॉस जनरेट हो रहा है। द कंपनीज आर इन द रेड, नॉट इन द ब्लैक, आर मेकिंग अ लॉस ऑफ ₹5। अब ₹5 का लॉस तो नहीं हो रहा होगा उनको, ठीक है, ₹5 का लॉस हो रहा है ऑयल कंपनीज का, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। ऑन और लीटर ऑफ पेट्रोल दैट दे सेल, कि जो भी वो सेल करते हैं, दैट मतलब पेट्रोल के लिए आया, वो पेट्रोल दे सेल जो कि वो बेचते हैं, ठीक है। दे सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट है। आर मेकिंग प्रेजेंट का ही टेंस चल रहा है, टेंस में मिस्टेक नहीं है। ऑयल कंपनीज के साथ आर लगना चाहिए था प्लूरल के हिसाब से, लगा हुआ है, ठीक है। अ लॉस ऑफ ₹5, ये भी ठीक है। ऑन ऑल लीटर ऑफ पेट्रोल, अब देखिए ऑल वर्ड यहां यूज किया गया,
जब भी आप ऑल वर्ड को यूज करते हो तो अक्सर आपके माइंड में यही आता है कि इसके बाद लगने वाला क्या होगा, नाउन, प्लूरल नाउन होगा, जैसे कि ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ठीक है। अब यहां पे आ गया लीटर। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि ऑल के साथ जी प्लूरल आता है तो लीटर का हम लीटर्स कर देते हैं, तो ऑल लीटर्स ऑफ पेट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखिए कि जो ऑल है वो प्लूरल काउंटेबल के साथ आता है, और ये कहना चाहता है पेट्रोल का लीटर, जो हर लीटर जो वो बेचते हैं, ठीक है, हर लीटर के ऊपर उनको 5 रुपए का लॉस होता है। और आप दूसरे एंगल से भी सोचिए, अगर मैं कहूं ऑल लीटर्स ऑफ पेट्रोल, मतलब सारे पेट्रोल के ऊपर उनको 5 रुपए का लॉस होता है, नहीं, तो कंपनीज को लॉस हो रहा है हर 1 लीटर के पीछे पेट्रोल के जितना भी वो बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लीटर ठीक था, लीटर ऑफ पेट्रोल, इस वर्ड को आपको चेंज करना है तो आप इसको कहेंगे ईच लीटर ऑफ पेट्रोल। हर 1 लीटर पेट्रोल का जो वो बेचते हैं उसके पीछे उनको 5 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए। आपका पार्ट सी इस सेंटेंस का इनकरेक्ट था, जिसमें ऑल की जगह पे वर्ड आएगा ईच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, शायद मेरे पढ़ने से पहले आप आंसर दे दो, ठीक है। और मुझे आज बताइएगा प्लीज कि हम 10 क्वेश्चन जैसे कि इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। आपके डाउट्स आते हैं, आप मुझे डाउट्स डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज कर दीजिए, ठीक है। तो his strictly discipline had made him very unpopular among all the employees। दोस्तों among वर्ड यूज हुआ all the employees के लिए, तो बिल्कुल ठीक हुआ, क्योंकि 2 employees होते तो हम between यूज करते हैं, ठीक है। अनपॉपुलर एडजेक्टिव की डिग्री पॉजिटिव है, उसके आगे वेरी का लगना बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हिम हिज के लिए आया, ही पर्सन की बात हो रही किसी मेल की, ठीक है। यहां लिखा आया उसका जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, नाउन है, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे नेचर वर्ड लिख दूं चाहे कि उसका स्ट्रिक्टली नेचर, तो नेचर स्ट्रिक्टली नहीं होगा ना, नेचर या उसका डिसिप्लिन क्या होगा, स्ट्रिक्ट होगा। नाउन नेचर है, डिसिप्लिन भी नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आया करता है, तो आपको ly रिमूव करना है, आंसर आ जाएगा हिज स्ट्रिक्ट नेचर। एंड आई होप आपने ही कर लिया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, राइट। चलिए अगला सवाल करते हैं। When the doctors found, जब डॉक्टर्स को पता लगा, ठीक है, that the player has taken prohibited medicines, मतलब जब प्लेयर, उनको पता लगा कि प्लेयर को जो मेडिसिन के लिए रोका गया था, जो प्रोहिबिटेड मेडिसिन थी वही उसने ले ली, तो ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे सॉरी छोटी सी मिस्टेक है, इसको डॉक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ ये टाइपिंग मिस्टेक है, सो आई न्यू इट, क्योंकि क्वेश्चन मैंने दिया था तो उसमें डॉक्टर था। सो व्हेन द डॉक्टर फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स, ही रिपोर्टेड द मैटर टू द टीम मैनेजर, तो उसने टीम वालों को ये बात बताई, ठीक है, या टीम का जो मैनेजर था उसको बात बताई। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट द प्लेयर हैज टेकन, आप देखिए अगर यहाँ पे कौन सा टेंस लगा है, प्रेजेंट का लगा, प्रेजेंट का परफेक्ट है। यहाँ फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट का टेंस लगा है, ही रिपोर्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का टेंस लगा है। दोस्तों जब 3-4 पार्ट्स में आपके 2 पार्ट्स जा रहे हैं पास्ट के अंदर, तो आपको मेजोरिटी के हिसाब से तीसरे पार्ट को भी पास्ट रखना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली उसने मेडिसिन ले ली थी पास्ट में, उसके बाद तो डॉक्टर को पता लगा, मतलब इससे भी पहले वो मेडिसिन ले चुका था। और जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि जो पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन हुआ करते हैं ना, ठीक है, कि जैसे पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या है, एक 7 बजे एक्शन हुआ, 7 AM आप लोग उठे, आप उठे 7 बजे, और 6 AM सनराइज हुआ, तो आपका उठना 7 बजे, ठीक है। मान लीजिए आप 10 बजे बात कर रहे हैं वाली, आप किसी कोई पूछता है कितने बजे उठे, तो आपका तो पास्ट है 7 बजे, तो आपने कहा आई वॉक अप एट 7, वॉक की सेकेंड फॉर्म लगा के, ठीक है। लेकिन 7 से भी पहले क्या हुआ, 6 बजे सनराइज हुआ। अब आपसे पूछा गया सनराइज कैसे कब हुआ, आपको तो पता नहीं था, ये तो लमसम आइडिया है, तो आपने कहते मेरे उठने से पहले हो गया था, ठीक है। तो सन हैड राइजन बिफोर आई वोक अप। तो जो पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन होता है दोस्तों, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। चलो ज्यादा डिटेल में आप नहीं भी जाना चाहते, मेरा हक बनता था, मेरा फर्ज बनता था, मैं आपको सॉरी बताऊं, फर्ज बनता था मेरा, लेकिन यहाँ हैज लगा है तो ये प्रेजेंट है, आप तो सिंपली इसको हैड कर ही देंगे कि पास्ट में जाना है तो। बट मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं, कई बार हमें हमेशा पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए होता, कई बार हमें सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही चाहिए होता है। मींस मैं शायद टुक वर्ड से भी काम चल जाता मेरा, तो हमेशा ये चीज नहीं हो सकती।
मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि हमेशा ना हम हैज हैव को हैड बना देते हैं पास्ट को देखते ही। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं आई हैव टेकन दिस मेडिसिन लास्ट नाइट। अब मैं कहना ही चाहता हूं कि कल रात मैंने दवाई खाई, ठीक है। अब दोस्तों लास्ट नाइट से पता लगता है कि मैं अपने किसी पास्ट के बीते हुए टाइम की बात कर रहा हूं। अब ये पास्ट है तो आपके माइंड में ये आता है कि जो हमारा टेंस होगा वो भी पास्ट का ही होना चाहिए। आप क्या करते हो नॉर्मली यहाँ पे हैव का हैड कर देते हो गया जी, काम खत्म। नहीं, मैंने आपको तभी बताया कि पास्ट परफेक्ट कब लगाना है, जब पास्ट के पास्ट एक्शन की बात हो, मतलब पास्ट में कुछ हुआ, उसके भी पास्ट में कुछ हो चुका था। उस सेंटेंस में पूरी क्लैरिटी आप देखिए तो यहाँ पूरी गिवन है कि डॉक्टर को पता लगा, क्या पता लगा कि उसने दवाइयां खा ली थी, मतलब ये पहले हो चुका था, राइट। तो यहाँ पे आपको हैड की जरूरत थी ही नहीं, आप सिंपली कहते आई टुक दिस मेडिसिन लास्ट नाइट। तो ध्यान रखिए पास्ट परफेक्ट को हर जगह भी यूज नहीं करना। यहां तो आप शायद इसको कर देंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हैड प्लस V3 आया क्यों, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर लिखा है व्हाट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉइज, जो तुमने कहा था एम्प्लॉइज के बारे में, वाज फाउंड, मतलब बाद में पता लगा ना, तो बाद में वो कैसी निकली, बात सही निकली कि गलत निकली, कह तो उसने पहले दी थी, तो हैड सेड पास्ट का पास्ट क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, टेंस में तो गलती नहीं है। सो व्हाट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉइज वाज फाउंड टू बी करेक्ट बट इट कुड नॉट बी प्रूव्ड, लेकिन प्रूव नहीं हो पाई ये बात, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, पहले तो आप कोशिश कर सकते हैं, आपका शायद करेक्ट आंसर आ भी जाए कि इस पूरे सेंटेंस में क्या गलती है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं शी सडनली डिसअपीयर्ड एंड was found to be dead next morning, ठीक है। अब मैं कहना ये चाहता था कि अचानक से वो गायब हो गई और अगली सुबह वो मृत पाई गई, डेड पाई गई, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इस सेंटेंस में क्या गलती हुई होगी। जैसे मान लो एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, he was found to be good enough for the job। जहां तक मुझे लगता है आप भी वही चीज सोच रहे होगे कि जब भी हम इस तरह का पैटर्न पे सेंटेंस बनाते हैं तो हम अक्सर यही कहते हैं he was found good, उसको अच्छा पाया गया। she was found dead, उसको डेड पाया गया, ठीक है। तो जब भी इस तरह से आप कहना चाहते हैं ना कि किसी को कैसा पाया गया, देखो फाउंड जब हम यूज करते हैं उसके दो मतलब होते हैं। एक तो आपने कोई चीज ढूंढी, दूसरा यू डिस्कवर्ड समथिंग, आपने कोई चीज डिस्कवर करी, किसी पर्सन की स्टेट डिस्कवर करी, किसी चीज की स्टेट डिस्कवर करी कि उस टाइम पे वो चीज किस स्टेट में थी, उस टाइम पे वो पर्सन किस स्टेट में था, ठीक है। तो आगे आपको टू बी लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप उस वर्ड एडजेक्टिव के साथ बता सकते हैं। तो इट वॉज फाउंड करेक्ट, ठीक है। What you had said about the employees was found correct. To be will not be used after found when you are discovering something. When you discover something, to be right or wrong or good or better, ठीक है, whatever you do. तो उसके हिसाब से आपको to be को रिमूव करना था, which means part C इसका incorrect था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे लिखा है our equipment gets damaged very often in summer because there are frequent power cuts। तो कहते हैं हमारा इक्विपमेंट जो होता है बड़ी जल्दी डैमेज हो जाता है ज्यादातर समर के अंदर, गर्मियों के अंदर, क्योंकि फ्रीक्वेंट पावर कट्स लगते हैं, ठीक है। अब देखिए इक्विपमेंट यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो उसके हिसाब से गेट्स तो सिंगुलर वर्ब ही है। आपको एक बात पता होगी, जिस भी वर्ब के साथ आप एस या ईएस यूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे स्टडी को बनाए सिंगुलर वर्ब तो स्टडीज बन गया, ठीक है। प्ले को सिंगुलर बनाए तो प्लेस बन गया, गाइड को सिंगुलर बनाए तो गाइड्स बन गया, ठीक है। फाइंड की सिंगुलर वर्ब बनाए तो फाइंड्स बन गई। तो जब आप एस और ईएस ऐड करते हो किसी वर्ब के बाद तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, जिसको इंग्लिश में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। नाउ इक्विपमेंट के हिसाब से गेट्स बिल्कुल ठीक है, राइट।
ये रूटीन की बात कर रहा है वेरी ऑफन कह के कि अक्सर ऐसा होता है। तो रूटीन के हिसाब से जो हमारा टेंस होता है रूटीन बताने के लिए वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या फिर जो मैंने अभी बताया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एस और यस वाली। बट पॉइंट ये है कि जो गेट के बाद वर्ड आया, ठीक है, वो ठीक है कि नहीं। दोस्तों दो बातें मेरी हमेशा के लिए ध्यान रखना, जब भी आपके पास सेंटेंस में हैज, हैव या हैड गिवन हो, ठीक है, अगर तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुए हैं तो इनके बाद पक्का एक वर्ब आएगी जो कि मेन वर्ब होगी, ठीक है। और अगर ये तीनों मेन वर्ब की तरह यूज हुए हैं तो वर्ब आएगी ही नहीं, ठीक है। तो हैज, हैव, हैड के साथ अगर जस्ट बाद वर्ब आए तो प्लीज माइंड में फिक्स कर लीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी, वो कोई और फॉर्म नहीं हो सकती। ऐसा ही अगर हम गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग या गेट्स, इन शॉर्ट वर्ब गेट की बात करें, ठीक है, अगर तो इसके बाद वर्ब नहीं आई तो इट्स प्रीटी गुड, ठीक है। जैसे मैं कहूं आई विल गेट इट फ्रॉम द मार्केट, गेट इट फ्रॉम द मार्केट, वर्ब नहीं आई ना, लेकिन अगर इसके बाद वर्ब आए तो वो वर्ब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा कोई नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पे गेट के बाद डैमेज आया, डैमेज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डैमेज्ड। मैं आपको डिटेल में कभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता पा रहा हूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा दीजिए। एक्चुअली में दोस्तों ये क्या है, ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। बट इन शॉर्ट हम चीजें पढ़ रहे हैं अभी, तो एक बार के लिए इतना याद रख लीजिए, पेपर बहुत पास है, अभी बहुत डेप्थ में जाने का हमारे पास टाइम भी नहीं है, राइट। चलिए ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द टर्म्स ऑफ द न्यू डील, मतलब नई डील की टर्म्स के अंदर अगर बात करें, द चैनल कैन ब्रॉडकास्ट, चैनल ब्रॉडकास्ट कर सकता है द नेक्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट, अगले क्रिकेट टूर्नामेंट को, टू बी प्लेड अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे इजी सवाल आज का था ये, ठीक है, बड़े आराम से आपने कर लिया होगा। जैसे मैंने पढ़ना खत्म किया आपने एरर स्पॉट कर ली होगी। फिर भी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, कई बार बड़ा सेंटेंस देख के हम लोग कहीं बहुत बड़ी चीजों में लग जाते हैं, ये गलत तो नहीं है वो गलत नहीं है, और एरर एक्चुअली जो होती है बहुत ही आसान होती है कई बार, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ पूरा सेंटेंस पढ़ो, मीनिंग समझो, और कॉन्शियसनेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे अमंग लिखा था, बात हुई है दो टीम्स की, इसलिए आप लोग प्रेपोजिशन को चेंज करेंगे, दो के लिए यूज होती है बिटवीन। तो आंसर आना चाहिए था इसका पार्ट डी, द एरर इज इन वर्ड अमंग which has to be replaced with the word between. I hope you understood all of the questions and the grammatical concepts that I discussed along with them. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ग्रामर को पढ़ते हैं ना, वहाँ पे दो गलतियाँ आपसे मेजरली होती हैं। वो दो गलतियाँ क्या हैं, कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ रूल्स को रटने में लग जाते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और दूसरी बड़ी गलती, कुछ लोग सिर्फ बुक उठाते हैं, बुक में कई बार कुछ बुक्स मार्केट में ऐसी भी हैं जिनके अंदर बेफालतू में चीजें इतनी डिटेल में लिखी हुई हैं, और कुछ वर्ड्स जिनका हमें लेना देना ही नहीं है कि वर्ड क्या होते हैं क्या नहीं होते, क्योंकि मुझसे तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं आपको मान लीजिए प्रोनाउन के अंदर बात करूं, दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है ईच अदर, दूसरा आता है वन अनदर, ठीक है। As far as we are concerned with banking और SSC एग्जाम, ठीक है, तो आपको इन डेप्थ में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपली समझो कि इन वर्ड्स का क्या यूजेज है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये प्रोनाउन के अंदर आते हैं, इनमें फर्क क्या होता है कि जब दो की बात होती है तो ईच अदर, ठीक है, और दो से ज्यादा की बात हो तो वन अनदर। ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनका नाम होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अगर तो आप एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो आपसे पूछा जाता है कि ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको इसकी नॉलेज रिक्वायर्ड है। क्या आपको अपने एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इनका नाम होता है या फिर इनका नाम एक्चुअली क्या होता है? नहीं, आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर दो लोगों की बात हो रही थी तो ईच अदर ठीक है, हाँ अगर वहां वन अनदर आ गया तो मैं उसको रिप्लेस करके ईच अदर कर दूंगा, या ईच अदर को वन अनदर से रिप्लेस करूंगा जब दो से ज्यादा की बात हुई, ठीक है। तो कुछ इररिलेवेंट डेटा हम पढ़ने के साथ साथ चीजें बहुत डेप्थ में डिटेल में पढ़ते हैं, आधी चीजें याद रही, आधी रटिफिकेशन हो गई, और आधे हमारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और विद एग्जाम्पल हमने समझा नहीं। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए, ठीक है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग फिर ऐसा करते हैं कि बुक्स भी आजकल इंग्लिश बुक्स भी हिंदी में छप गई, अब ठीक है ऑथर्स की भी क्या गलती निकालें। अब उसमें क्या, कुछ स्टूडेंट कहते हैं जो हमें तो बिल्कुल इंग्लिश समझ ही नहीं आती लेकिन हमें एसएससी क्लियर करना है या बैंकिंग क्लियर करना है।
अब देखो, आप एक इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश हिंदी से बनी नहीं है, डिराइव नहीं हुई, उसको हिंदी माध्यम से साथ साथ पढ़ते आ रहे हो, तो कैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं, राइट? ऐसा ऐसा हो तो ऐसा कर दो, अगर ऐसे ऐसे आ रहा हो तो ऐसे, ये रोटाफिकेशन होगी ना, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है? कॉन्सेप्ट को सेंटेंस के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है और अपने एग्जाम के हिसाब से टारगेटेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व कीजिए। मैं कोशिश यही करता हूं कि हम सारी टीम जो हमारी आपको पढ़ा रही है एसपीआई के अंदर, वी फोकस ऑन ओनली वन थिंग, दैट व्हाटएवर इज बीइंग टॉट टू यू, दैट शुड बी एग्जाम ओरिएंटेड, दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू एसबीआई। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है? अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई डाउट्स आते हैं, कुछ आप पूछना चाहो तो यू कैन डू कॉन्टेक्ट आवर टीम। इसके अलावा मेरी क्लास के अंदर इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू वांट मी टू टीच यू समथिंग मोर और समथिंग एल्स, समथिंग अदरवाइज, you can please let me know in the comment box. I'll definitely bring the next video according to that topic if you want something in particular. Okay, so this was all about today's class. I hope your preparation is going well and you're taking benefit of these videos. बाकी अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी. Till then, take care of yourselves. Winters have begun and you should take care of yourself because the exam is nearby and you cannot actually afford to get sick, right? All the very best. I'll see you in the next class. Thank you very much.